हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। फाइनली हम लोगों ने 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको रिवाइज कर लिया है। आई नो कि इट इज नॉट सेम एज स्टडिंग द 11th वंस अगेन। आप पूरे साल की पढ़ाई नहीं कर सकते हो केवल 6 लेक्चर्स में, लेकिन एटलीस्ट हमको थोड़ा आइडिया आ गया है, क्योंकि आगे जाके जिन चैप्टर्स में अगर 11th के कुछ टॉपिक्स की नीड पड़ने वाली है तो एटलीस्ट हमारे माइंड में ये क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, ये चीज का हमको आइडिया है कि इसको कैसे करते हैं, रादर देन कि कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ 11th में, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, है ना। क्योंकि हो सकता है आपकी 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो, इसलिए हमने पहले बेसिक्स का रिवीजन कर लिया है। लेकिन फाइनली आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग इज डिटर्मिनेंट्स। ऑलराइट, 12th क्लास में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में शायद ये चैप्टर नंबर 3 या 4 के अराउंड होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, लेकिन हम लोग पहले डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है और थोड़े से आइसोलेटेड चैप्टर्स हैं। उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया, मान लो कोई बच्चा स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाया, जो होता है ना स्टार्टिंग में हम लोग अलग तरीके के मोटिवेशन में रहते हैं, एक थोड़ा सा टाइम, मतलब जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पेस में आने में टाइम लगता है कि हाँ, हम पेस समझ जाए कि किस पेस से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या। अब अगर आप फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लोगे, अगर वो ढंग से नहीं पढ़ा तो आगे जाके बहुत ज्यादा चैप्टर्स में दिक्कत होने वाली है। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कंपैरेटिवली एक आइसोलेटेड चैप्टर्स है, जिनका बेसिक आइडिया भी अगर आपको रहता है तो हो जाता है। मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इनसे कम बनते हैं। ये दोनों चैप्टर इंडिविजुअली आपस में ही बस मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना पाते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स में। ट्रिग्नोमेट्री तो खैर हर जगह रहता ही है। ट्रिग्नोमेट्री को तो आप ऐसा मान के चलो कि वो हर चैप्टर में अपना फेस दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं, ताकि सडनली ऐसा नहीं लगे कि ये कैसा 12th क्लास है, ये क्या शुरू हो गया है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऑलराइट, अब डिटर्मिनेंट्स में आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनका फैक्टराइजेशन क्या होता है ना। एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो नए टॉपिक के बारे में आपको बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए, स्पेशली प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब चीज करेंगे। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम लोग अब फाइनली 12th पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार आइडिया लेते हैं कि बेटा मैथ्स में जब आप जेईई एग्जाम दोगे, जनवरी का अटेम्प्ट दो या फिर अप्रैल का अटेम्प्ट दो। वैसे अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो अटेम्प्ट बना है वो जनवरी का अटेम्प्ट है। आपको ये मान के ही चलना है कि आप जनवरी का ही अटेम्प्ट दोगे, आपको अप्रैल के अटेम्प्ट को अभी सोचना भी नहीं है। कभी भी 2 अटेम्प्ट वाली एग्जाम में सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। पूरी प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से करो, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ हो जाए, मतलब टचवुड ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी नवंबर में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, दिसंबर में तबीयत खराब हो गई, तब फिर भी एक रिलीफ रहता है कि चलो हमारे पास एक और अटेम्प्ट है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू आर कंप्लीटली हेल्दी विद बॉडी एंड माइंड, दोनों, दिमाग भी सही है, दिमाग में भी कोई चिंता नहीं है और शरीर भी स्वस्थ है, तो तुमको क्या करना रहेगा, तुमको पूरा फोकस जनवरी अटेम्प्ट पर देना होगा। जनवरी अटेम्प्ट यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ये 4 महीने में अगर तुमने अपना 100% दे दिया और जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा दिया ना, तो तुम बोर्ड्स भी उससे ज्यादा अच्छे दे पाओगे और एटलीस्ट फिर तुम एडवांस के लिए तैयारी कर पाओगे, है ना। वरना कुछ नहीं कर पाते हैं बच्चे अगर अप्रैल अटेम्प्ट का सोच के चलते हैं। तो पहले तो दिमाग में माइंड क्लियर, मतलब पूरी तरीके से क्लैरिटी रख लो कि हमको पढ़ना तो जनवरी के अटेम्प्ट के हिसाब से ही है, टारगेट जनवरी के अटेम्प्ट को ही बनाना है ना। क्योंकि वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं 1 हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, शुरू के 2 दिन आराम कर रहे होते हैं, फिर सोचते हैं 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम 2 दिन आराम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। आखिरी में आते आते ये हो जाता है कि यार एक काम करते हैं, 1 शॉट ही देख लेते हैं। 1 शॉट को मैं बार बार बोल चुकी हूँ, एज अ रिवीजन ट्रीट करना चाहिए कि आप चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो और अब आप उसके थ्रू रिवाइज कर रहे हो। फर्स्ट टाइम कभी भी किसी लेक्चर को 1 शॉट की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत मुश्किल आती है। आपको ऐसा लग भी रहा है नहीं कि आपको सब चीज समझ में आ रही है, फिर भी बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपसे मिस हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो हम लोग वैसे भी
ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप अगर किसी टास्क को 1 महीने का सोचोगे कि 1 महीने में खत्म करना है तो आप उसको 1 महीने में खत्म करोगे, और उसी टास्क को अगर आप सोचोगे 1 हफ्ते में खत्म करना है तो आप 1 हफ्ते में भी कर सकते हो। तो अपने आप को ज्यादा टाइम नहीं देना है अप्रैल तक का। अप्रैल तक का टाइम तो गलती से भी मत देना। जनवरी का अटेम्प्ट, हमारा अटेम्प्ट कौन सा है? जनवरी का अटेम्प्ट है, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स की। ऑफ कोर्स मैथ्स का लेक्चर है तो मैथ्स की ही बात होने वाली है ना। मैथ्स को हम मोटा मोटा किन किन टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं? ये हो गया आपका एल्जेब्रा, ये है आपका ज्योमेट्री, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ये है आपका कैलकुलस। ऑलराइट, एल्जेब्रा में बेसिक मैथ्स, वैसे वो चैप्टर नहीं है। लॉग मान लो, लॉग के बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद आता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, उसके बाद आता है बायनोमियल, उसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद आता है मैट्रिसेस। ज्योमेट्री में आपके पास 2 ही टाइप की ज्योमेट्री है। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपके पास है स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शंस, और 3D ज्योमेट्री, जिसमें आपके पास है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं कि पहले रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, उसके बाद आपके पास आ जाएगा इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। एल्जेब्रा में वैसे आप और भी चीजें ऐड करोगे, यहां पे ऐड कर देती हूं मैं, स्टैटिस्टिक्स, सेट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, सेट, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं। इंडक्शन ऐड कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। रीजनिंग के अलावा आपके पास बस ये काफी है ना। कैलकुलस पे आते हैं। कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF बोलते हैं हम जिसको। उसके बाद आता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस है, ये आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर मेंस की बात करी जाए तो मेंस में ये जितने टॉपिक्स लिख रहे हैं आपको, ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, इनसे आपको कम से कम 9 या 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट से 5 क्वेश्चन, वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स है, देखो ट्रिग्नोमेट्री से इंडिविजुअल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है इक्वेशन से। ट्रिग्नोमेट्री बाकी चैप्टर्स में इतनी ज्यादा यूज आती है, इसलिए इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन भी बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते, ITF तो पढ़ ही नहीं सकते, ये तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आ गई बात समझ में? इन सारे चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन आने वाला है, इन सारे चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन आने वाला है ना। PNC प्रोबेबिलिटी, ये दोनों कंबाइन मान के 2 क्वेश्चंस मान लो तो वही बात हुई, इंडिविजुअली एक क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब क्या है बताओ? इसीलिए लोग 12th पे इतना फोकस करते हैं, क्योंकि आप प्योरली 10 क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हो कि 12th के सिलेबस से आ रहे हैं। ये पूरा 12th का सिलेबस है। आप अभी डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पढ़ोगे और आपके उसके बाद फिर ये शुरू हो जाएगा। ये लगातार चलने वाले चैप्टर्स हैं, और इसमें मैं क्लियरली बता दे रही हूं, ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा,
ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा। और ये सब नहीं पढ़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सबका कॉम्बिनेशन है ना। तो आपस में रिलेटेड होते हैं। एक बार एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन ने बोला था, मतलब एक पूछा गया था कि बच्चों को मैथ्स क्यों कम पसंद आता है, तो उसने बोला था क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करो। जब फॉर एग्जांपल आप अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो सोशल साइंस में अगर मान लो आपने ब्रॉन्ज एज के नहीं पढ़ा, ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ था, कौन कौन से सिविलाइजेशन थे, मेजर सिविलाइजेशन कौन से थे, फॉल कैसे हुआ सिविलाइजेशन का, आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न एज आप फिर भी पढ़ सकते हो, है ना। मिडिल एज हिस्ट्री फिर भी पढ़ सकते हो। एक टॉपिक छूटने से दूसरे टॉपिक पर इफेक्ट कम पड़ता है, बट मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में कोई भी टॉपिक स्किप करने से अगले टॉपिक पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ने वाला है ना। तो आपको आइडिया तो है कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। एटलीस्ट बेसिक तो हर टॉपिक का आना चाहिए, और फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो ऐसा है कि अगर आपको ठीक है तो उस टॉपिक के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भी बन रहे, लेकिन उस टॉपिक के अगर बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए तो दूसरे टॉपिक में हेल्प कर जाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि मैम डर लगता है ये सिलेबस देख के। जब सिलेबस पूरा एक साथ लिखा हुआ रहता है तो हमको देख के डर लगने लगता है कि यार कैसे होगा ये चीज कैसे स्टार्ट होने वाली है। तो कुछ बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना जो मैं अभी बताने वाली हूं, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर मिस अ लेक्चर एंड इट्स डीपीपी। कभी भी कोई लेक्चर मिस नहीं करना है, और उसकी डीपीपी तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यानी आज का लेक्चर, और अगर आज के लेक्चर के साथ डीपीपी है तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये तो आपका डेली का वो होना ही चाहिए। और नेवर, देखो तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शन है बेटा। आपके पास घर पे बैठ के पढ़ने का ऑप्शन है। तो मान लो आज बहुत हेडेक हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बेटा लेक्चर चला दो, कुछ नहीं से कुछ भला है। एटलीस्ट आपके पास वो सिचुएशन नहीं है जो आज से 10 या 12 साल पहले स्टूडेंट्स फेस करते थे कि अगर ऑफलाइन क्लास नहीं गए तो लेक्चर छूट गया, है ना। और उस टाइम कैसे हाल होते थे मैं बताती हूँ। मुझे 12th क्लास में हो गया था चिकन पॉक्स। कोटा में चिकन पॉक्स बहुत तेजी से फैलता था। क्यों? क्योंकि बच्चा चिकन पॉक्स होते हुए भी क्लास मिस नहीं करता था। तो ऑफकोर्स जिनको नहीं हुआ है सबको होने लग जाता था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला 6 दिन तक गलती से भी कोचिंग नहीं जाना है। 6 दिन का ब्रेक हो गया। 6 दिन का ब्रेक, 6 दिन तक क्लास अटेंड नहीं करना, यानी ऐसा लगता था ओ माय गॉड, इस बर्डन को हम कैसे झेलेंगे, कैसे होगा। उस 6 दिन के जो मेरे डाउट्स थे, मैं मेरे रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के पास गई कि सर मैं 6 दिन तक नहीं आ पाई थी, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, सर मैंने ये लेक्चर्स नोट बना लिए हैं, किसी से कॉपी लेके नोट्स बना लिए हैं, खुद सेल्फ रीडिंग एक बार कर ली है, मेरे डाउट्स क्लियर करने हैं। तो मुझे टाइम कितना मिला था मैं आपको बताती हूँ, जेन्युइन बता रही हूँ। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के सर ने 7 मिनट्स का टाइम दिया था कि मेरे पास 7 मिनट है, ये 6 दिन के लेक्चर्स में जो जो भी डाउट है पूछ लो। मुझे फिजिक्स में मिला था 12 मिनट का टाइम, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 मिनट का, मतलब सर ने रास्ते में जाते जाते बोले अभी मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ, कॉरिडोर में जो पूछना है पूछ लो। मैथ्स के सर मेरे बहुत अच्छे थे, उनने 30 मिनट्स का टाइम दे दिया था सेपरेटली, ठीक है। तो वो 6 दिन का कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे टोटल टीचर्स का मिला के, मतलब टोटल सब्जेक्ट्स का मिला के 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिला था, है ना। तो नुकसान हो जाता है, भारी नुकसान हो जाता है। वो चीज अब तुम्हारे साथ नहीं है। तुम आज नहीं लेक्चर देख पाए, तुम्हारे पास कल पूरा का पूरा लेक्चर है ना। पर बैकलॉग नहीं बनने देना है किसी भी हालत में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेक्चर को सेम डे पर खत्म करेंगे। नेवर मिस का मतलब है सेम डे खत्म करना है ना। गलती से भी 4-5 महीने में मम्मी बोले कि यहाँ बेटा अपन को शादी में जाना है, बेटा वो फंक्शन है, ऐसा सब चीज बैन कर दो कि नहीं, अभी 4-5 महीने तो हम कुछ भी, हम एफर्ट ही नहीं कर सकते ये मिस करना। इनफैक्ट हेल्थ को भी बोल दो कि बेटा सुधरे रहो, है ना, बिगड़ना नहीं है, नुकसान नहीं होने देना है। उसके लिए हम कुछ नहीं, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करेंगे तो हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। आई बात समझ में? चलो, अब मैम हम लेक्चर तो मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस लेक्चर से मैक्सिमम कैसे अटेंड कर सकते हैं, है ना।
उसके लिए आपको मैं बताती हूं, जब आप लेक्चर पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली सिर्फ लेक्चर पढ़ो, अभी नोट्स बनाने की मत सोचो, अभी नोट्स बनाने की बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। क्या बोला मैंने? लेक्चर के साथ में नोट्स नहीं बनाने हैं, लेक्चर के बाद में नोट्स बनाने। मैम ये तो डबल नहीं हो जाएगा? बेटा देखो, पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे और घर जाके रिवाइज करते थे ना, इस बार आपका नोट्स बनाना ही रिवीजन है। आप कोई भी टॉपिक की हेडिंग लिखोगे, आपके पास पीपीटी तो है ही नोट्स में से, मतलब कॉपी करने के लिए। टॉपिक की हेडिंग देख के एक बार दिमाग में सोचो कि ये मैम ने क्या समझाया था, क्या मैं एक बार रिकॉल कर सकता हूं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, है ना। कोई भी चीज पढ़ के आप उसको बंद करके एक बार खुद की तरफ से दोहराने की कोशिश करो, अपने आप वो टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट चीज क्या है? नोट्स आफ्टर लेक्चर। अब टॉपिक आप रिकॉल करोगे कि अच्छा इसमें ये है, और टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो खुद सॉल्व करोगे। फिर खुद एक बार आपने देख चुके हो उसका सॉल्यूशन, उसके बाद आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, फिर जहां पे हेल्प लगेगी आप सॉल्यूशन में से देख लो कि अच्छा ये मैम ने तो ऐसा किया है। आपको लग रहा है आपका सॉल्यूशन सही है तो आप डाउट इंजन पे पूछ लो कि मैम मैंने इसको इस तरीके से अप्रोच किया, ये इस तरीके से आंसर क्यों नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जो ऑफलाइन क्लास में होता था कि आपको हम लोग क्वेश्चन दे दिया करते हैं और बोलते हैं चलो इसको सॉल्व करो, फिर क्लास में जिसका आंसर आता है वो हैंड रेस करता है कि मैम मेरा आंसर आ गया। ऑफलाइन में अभी हम वो चीज नहीं, ऑनलाइन में हम अभी वो चीज नहीं कर पा रहे हैं कि मैं चेक कर पाऊं कि किसका आ रहा है। मैं जनरली स्टूडेंट्स की कॉपी में देखती हूँ कि अप्रोच क्या हो रही है, वो नहीं, तो वो तुमको खुद को करना पड़ेगा। वो कैसे कर पाओगे? जब तुम नोट्स क्लास के बाद में बनाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है क्यूम्युलेटिव रिवीजन। मैम ये क्यूम्युलेटिव रिवीजन का क्या मतलब होता है? क्यूम्युलेटिव स्कोर का मतलब पता है? क्यूम्युलेटिव स्कोर का मतलब होता है फर्स्ट टेस्ट में जो स्कोर आया, सेकंड टेस्ट में जो स्कोर आया, तो सेकंड टेस्ट का क्यूम्युलेटिव स्कोर होगा फर्स्ट और सेकंड का मिला के। थर्ड टेस्ट का क्यूम्युलेटिव स्कोर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट का मिला के। आपको रिवीजन ऐसे करना है। आज की क्लास में आज की क्लास का रिवीजन किया, अगली क्लास के नोट्स के पहले या अगली क्लास के पहले पिछली वाली क्लास का रिवीजन करना है ना। इससे हमको फॉर्मूले सारे याद हो जाते हैं, है ना। मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये दूसरे मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मुझे बहुत लगा था। मैथ्स में ऐसा रहता है कि हाँ पिछली क्लास में कोई बात कही हुई है तो ऐसा नहीं लगता है कि यार ये सुनी हुई थी कि नहीं सुनी हुई थी, ये मैम ने बताया था या नहीं बताया था। क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये चीज हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आ गई बात समझ में? तो रिवीजन हमेशा क्यूम्युलेटिव होना चाहिए ताकि लास्ट मिनट पे दिसंबर में जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि हमको पिछला, वरना अगर मान लो तुमने आज का लेक्चर आज पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स पूरा पढ़ लिया, रोज रोज पढ़ रहे हो लेकिन पुराना नहीं रिवाइज कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट नवंबर दिसंबर तक तुमको ऐसा लगेगा मैम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस तो पढ़ा ही नहीं है, मैम उस टाइम का तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और ऐसा होता भी है, ऑफ कोर्स होता है ऐसा। तो उसके लिए हमको क्या करना है? क्यूम्युलेटिव रिवीजन करना है। भले ही हम अब तक 20 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज का रिवीजन फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। और एक टाइम के बाद देखो फर्स्ट लेक्चर जब आप 5 बार पढ़ लोगे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, अच्छा हाँ इसमें ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है करके पेजेस पलटाओगे बस। लेकिन दिमाग में वो रहेगा ना। मैं दिमाग का आपने वो तो सुना है ना, मेमोरी कैसे स्टोर होती है। आज आपने कोई चीज पढ़ी वो आपको अगले 12 घंटे तक याद होने वाली है, तो 12 घंटे के अंदर आपने एक बार और रिवाइज किया तो फिर उसकी लाइफ स्पेन बढ़ जाता है कि अगले 24 घंटे तक याद होगी। उसके बीच में आपने एक बार और रिवाइज कर लिया तो लाइफ स्पेन बढ़ जाता है कि अगले 5 दिन तक या 1 हफ्ते तक याद रहेगी। उसके बीच में आपने एक बार और रिवाइज कर लिया तो आपको 30 दिन तक का लाइफ स्पेन मिल जाता है, और उसके बीच में एक बार और रिवाइज किया, ऐसे बढ़ती जाती है कोई चीज, है ना। इसलिए जो बचपन में चीजें याद हुई है वो हम भूल ही नहीं पाते हैं क्योंकि अब वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गई है। तो आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन से क्या करना है? चीजों को टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में डालना है, टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में डालना है। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये तो आपकी हो गई स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, है ना। और इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? कंसिस्टेंसी। रोज करना है,
रोज करना है। आपके पास हर दिन का एक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें रोज का आप एक क्रॉस कर पाओ कि हाँ आज मैंने सारी चीजें कर ली, आज मैंने सारी चीजें कर ली, आज मैंने सारी चीजें कर ली। कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्लास अटेंड करना तो ठीक है, सेल्फ स्टडी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सेल्फ स्टडी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आई कैन नॉट प्रेस इनफ कि ये कितना ज्यादा जरूरी है, टेस्ट देना। हर टेस्ट देना है, कंपलसरी टेस्ट देना है। टेस्ट एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट के टाइम आपको ये समझ में आता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और सबसे बड़ी बात आपको एंजाइटी से डील करना आता है। वरना एंजाइटी है ना, जिन बच्चों को होती है, मुझे पता है कई बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, नहीं होती, लेकिन कई लोगों को होती है ना, मुझे तो बहुत होती थी एंजाइटी, मैं तो बहुत प्रेशर में रहती थी। और होता है, अगर आप लगातार स्कोर अच्छा करते जाते हो ना, तो आपके ऊपर ना चाहते हुए भी आसपास के माहौल से प्रेशर बन जाता है कि हमको अच्छा ही परफॉर्म करना है। या फिर कुछ लोगों की खुद की हैबिट होती है प्रेशर लेने की, ठीक है, उससे डील करने का तरीका ही टेस्ट है। आप जितने टेस्ट दोगे उतना कंफर्टेबल होते जाओगे कि सर्टेन टाइम लिमिट में। वरना बच्चे आके बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन घर पे जाके किया था तो हो गया था, टेस्ट में बना नहीं। क्यों नहीं बन रहा है टेस्ट में? आपको नहीं आता है क्या वो करना? घर पे फिर क्यों बन जा रहा है? नहीं, डिफरेंस जो है वो एंजाइटी का है। तो हमको एटलीस्ट मेंस तक अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि आपके लिए मेंस का जो पेपर आएगा ना, वो सडनली पेपर सामने आते से हार्ट बीट तेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए हाँ ये तो रोज जो एक डीपीपी कर रहे हैं, वो रोज की तरह एक डीपीपी सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, उससे आप मान नहीं सकते कि एटलीस्ट एक सिंगल सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन तो आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो। मान लो आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, 30 क्वेश्चन सॉल्व करके 120 नंबर लाने वाले थे, तो आप एक काम करो 14 कर लो उन क्वेश्चंस को, है ना। और 14 किया उन क्वेश्चंस को, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 42, जो आपने सही सॉल्व किए हैं। और 42 क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं, यानी आपका स्कोर हो गया 168, यानी 99 परसेंटाइल के ऊपर आ गया। 99 परसेंटाइल के ऊपर आ गए। वो एक बार में नहीं समझ में आता है, वो धीरे प्रोसेस होती है ना, सीधे रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन स्लो प्रोसेस से दिखेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का मैं तरीका भी बता देती हूं, डीपीपी या टेस्ट, स्पेशली डीपीपी, क्योंकि इसके सॉल्यूशन आपके पास रहते हैं। कभी भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके सॉल्यूशन नहीं देखना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको पहले पूरी डीपीपी अटेम्प्ट करनी है और फिर चेक करो कितने सही किए कितने गलत किए, है ना। यानी डीपीपी को भी रोज टेस्ट पैटर्न में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ऑल राइट। और फाइनली मैं तो एक सिंपल सी बात बोलती हूं कि आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 75 करने रहते हैं। अभी मेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना। तो 90 में से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो रोज हैबिट डाल लो कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 30 मैथ्स के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, जिसमें से 15 डीपीपी से हो जा रहे हैं, 4-5 आप क्लास नोट्स के कर ले रहे हो, 10 क्वेश्चन और कहीं एनसीईआरटी से कर लो, कहीं से भी करो, लेकिन 30 क्वेश्चन रोज हैबिट डालो हर सब्जेक्ट के सॉल्व करने की। यानी कि ऐसा फील आना चाहिए कि रोज हम एक मेंस का पेपर तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं, बिना जो बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन ऑप्शनल है इसको छोड़े हुए, क्योंकि करने आपको कायदे से 25 ही है, लेकिन 30 की रोज प्रैक्टिस डालो। और अगर जेन्युइनली आज से एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन रोज की प्रैक्टिस डालो, उस 30 को 50 कर दो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो और भी मैं जो मैंने अपने तैयारी के टाइम से सीखा है, जो मुझे लगता था कि यार ये कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, या मैंने और ज्यादा वो सीखा है, वो चीज आपको बताती रहूंगी बीच बीच में। लेकिन अभी बेटा इन चीजों को ऑनेस्टली अप्लाई करो। 5 महीने कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है और बहुत कम टाइम भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो, कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो, तो सब हो जाएगा। सिलेबस तो कंप्लीट हो गई, उसके साथ साथ आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा। यहां से सिलेबस कंप्लीट हुआ और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस चैप्टर का, तो कोई फर्क नहीं, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है उस चीज का। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ना स्टार्ट करें आज। चलो डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा क्या है कि कोई भी टॉपिक है ना, आपको क्यों स्टार्ट किया गया है। जैसे नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि एक एक नंबर क्यों स्टार्ट होता है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो डिटर्मिनेंट क्यों स्टार्ट हुआ है, उसका भी कोई ना कोई रीजन है।
क्या रीजन है? एक्चुअली एक एक्सप्रेशन हमको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है ना? जैसे कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, और मैं बोल रही हूं बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। कितने लोग निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से, है ना? मैं एलिमिनेशन से निकाल के बताऊं? एलिमिनेशन से मैं बोल रही हूं कि फर्स्ट इक्वेशन में a2 का मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड इक्वेशन में a1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास हो जाएगा a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल्स टू c1 a2। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल्स टू a1 c2, है ना? अब मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगी, माइनस करने पर मेरे पास ये टर्म तो कैंसिल हो गया भाई, सेम टर्म विथ ऑपोजिट साइन। ये टर्म आ गया मेरे पास y इंटू a2b1 माइनस a1 b2, और ये टर्म आ गया मेरे पास c1 a2 माइनस a1 c2। तो y की वैल्यू आ गई c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, इसी तरीके से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना? फर्स्ट इक्वेशन में b2 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन में b1 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर y की वैल्यू यहां पुट करके फिर x की वैल्यू निकाल लो। आता है ना? दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना तो आता है सबको। अब पर इन एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है c1 a2 माइनस a1 c2, है ना? और ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a1 a2 b1 माइनस a1 b2, a2 b1 माइनस a1 b2। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं अगर इस तरीके से लिखूं c1 c2 a1 a2, ठीक है, और नीचे वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं b1 b2 a1 a2, ठीक है, तो तुम बोलोगे मैम देखो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं माइनस ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ऐसे ही हुआ है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी देखो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं माइनस ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, यानी कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, अगर हम इस तरीके से लिखे c1 c2 a1 a2 यहाँ पे b1 b2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है ये बहुत जगह पे यूज होता है कि a1 का c1 का a2 से मल्टीप्लीकेशन माइनस a1 का c2 से मल्टीप्लीकेशन। कहां कहां यूज होता है? अगर आप ट्रायंगल का वो निकालना चाहते हो, एरिया निकालना चाहते हो, जब उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, अगर आप तीन लाइन को कॉन्करेंट प्रूव करना चाहते हो, बहुत सारी जगहों पर आपको इन एक्सप्रेशंस की हेल्प लग जाती है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि देखो हर बार ये c1 a2 माइनस a1 c2 ऐसा याद करने से मतलब नहीं है, इनको इस फॉर्म में लिख दो। तो आज के बाद बच्चे के पास अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज लिखी हुई दिखी तो उसको पता रहेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हर बार हर नए नए एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस तरीके से लिखने का। तो ये जो इस तरीके से चीज लिखी गई है इसको नाम दे दिया हमने डिटर्मिनेंट। अब जिस जगह पे जहां पर भी डिटर्मिनेंट, जिस जगह पे जहां पर भी ऐसे दो डंडों के बीच में चार नंबर दिखाई दिए, आपको पता है कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? मैम क्या जरूरी है चार नंबर ही होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, है ना, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो मैम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? चार नंबर में तो दिख रहा है, चार नंबर में तो दिख रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जाके कैसे पता लगाएंगे? तो एक एक करके डिटर्मिनेंट को समझते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब है कि एक नंबर है। कितने नंबर है? एक नंबर है, और उस एक नंबर को हमने इस सिंबल के अंदर लिख दिया, है ना।
हो सकता है तुमको लगे मैम ये मॉड का सिंबल है, नहीं बेटा ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ये ट्रायंगल का मतलब होता है ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, है ना। और ऑर्डर 1 का मतलब होता है, ऑर्डर 1 का मतलब होता है कि इसमें एक एलिमेंट रो में भी है और एक एलिमेंट कॉलम में भी है ना। एक एलिमेंट रो में भी है और एक एलिमेंट कॉलम में भी है। आई बात समझ में? ठीक है, रो और कॉलम मीनिंग पता है ना। रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में भी एक ही एलिमेंट है, वर्टिकल लाइन में भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे वही नंबर होता है। यानी कोई पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 3। अगर कोई पूछेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे -2। बेटा मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। कैसे पता चला? ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1/√2। ठीक है, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट एक नंबर लिखा हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में केवल एक ही नंबर रहेगा, जो नंबर उसकी वैल्यू रहेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में बात समझ में आ गई। तो चलो सेकेंड ऑर्डर में समझते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जनरली ऐसा दिखता है जिसमें रो में भी 2 एलिमेंट्स हैं और कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं। देखो रो में भी 2 एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन में भी 2 एलिमेंट है और वर्टिकल लाइन में भी 2 एलिमेंट है। मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि रो में 3 एलिमेंट हो जाए और कॉलम में 2 एलिमेंट? कभी पॉसिबल नहीं है। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि देखने से आपको जो स्क्वायर है वो साफ साफ दिखना चाहिए कि हाँ ये स्क्वायर है। रो में जितने बच्चे कॉलम में, जैसे स्कूल में समझ लो कि चेयर्स इस तरीके से लगी हुई है कि रो में जितने बच्चे हैं कॉलम में भी उतने ही बच्चे होने चाहिए, कॉलम में भी उतने ही बच्चे होने चाहिए। अब कोई पूछेगा मैम ये भी एक नंबर है? हाँ बेटा ये भी एक नंबर है। तो मैम इसकी वैल्यू क्या है? बेटा इसकी वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। यानी आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे 3 × 4 - 2 × 1, यानी कि 12 - 2 यानी कि 10। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे 0 × 3 - 2 × 1, यानी कि 0 - 2 विच इज -2। आ गई बात समझ? ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आ गया। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। अच्छा, अब मतलब मैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलूंगी तो तुम दिमाग में ये क्लियर कर पाओगे कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में रो में और कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं। जरा बताओ, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एक रो और एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे? थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एक रो और एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे? तुम बोलोगे मैम थर्ड ऑर्डर बोल रहे हो आप, तो 3 एलिमेंट्स रो में और 3 एलिमेंट्स कॉलम में। 3 एलिमेंट्स रो में और 3 एलिमेंट्स कॉलम में। अच्छा मैम जरूरी है क्या कि ये एलिमेंट्स कोई नंबर ही हो? जैसे आप यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हो, क्या जरूरी है? और क्या जरूरी है कि रियल नंबर्स ही हो? कोई जरूरी नहीं है, कोई भी चीज जरूरी नहीं है। यानी कि ये जो A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, जिनको मैं बोल रही हूं एलिमेंट्स, जिनको मैं बोल रही हूं एलिमेंट्स, तो मैं ये बोल सकती हूं दीज कैन बी नंबर्स, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस, ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, है ना। A1 की जगह sin x भी लिखा हो सकता है, B1 की जगह cos x भी लिखा हो सकता है। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि इस पैटर्न में जब भी कोई चीज दिखे तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बदला है, बस लिखने का तरीका बदला है। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई? क्या क्या समझा हमने? हमने समझा अभी तक कि मैम डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो एक फिक्स पैटर्न में लिखा हुआ है।
है ना, और उसके लिखने के तरीके से हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है तो जो लिखा हुआ है वही उसकी वैल्यू है। सेकेंड ऑर्डर है तो फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, ये वैल्यू है उसकी। अब मान लो थर्ड ऑर्डर हुआ, तब क्या होगा? थर्ड ऑर्डर पे आते हैं। थर्ड ऑर्डर पे इतनी बात तो साफ हो गई है कि मैम टोटल A1, एक रो में भी 3 एलिमेंट रहेंगे और एक कॉलम में भी 3 एलिमेंट रहेंगे। बताओ, इतनी बात तो क्लियर हो गई थी। एक रो में भी 3 एलिमेंट रहेंगे और एक कॉलम में भी 3 एलिमेंट रहेंगे। मैम इसकी वैल्यू कैसे निकाले? मैम एक काम करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई। सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो चलो मैं तुमको बताती हूं कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपांशन। एक्सपांड करना है इसको, ठीक है। एक्सपांड करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली चीज, आप एक्सपांड किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हो। मैम कितनी रो है? तो बेटा ये है आपके पास रो नंबर 1, ये है आपके पास रो नंबर 2 और ये है आपके पास रो नंबर 3। मैम कितने कॉलम है? बेटा ये है आपके पास कॉलम नंबर 1, ये है आपके पास कॉलम नंबर 2, ये है आपके पास कॉलम नंबर 3, ठीक है। एक्सपांड करने के लिए आपको हर एलिमेंट को एक साइन देना पड़ता है। एलिमेंट को नहीं, पोजीशन को, हर पोजीशन को एक साइन देना पड़ता है, जो किस तरीके से स्टार्ट होता है? प्लस से स्टार्ट होता है और ऑल्टरनेट करते जाता है ना। यानी कि अगर मेरा साइन प्लस है तो मेरे आसपास वाले सारे नेबर्स का साइन माइनस होना चाहिए, और अगर मेरा साइन माइनस है तो मेरे आसपास वाले सारे नेबर्स का साइन प्लस होना चाहिए। तो प्लस से शुरू करते हैं। तो देखो अब मैं साइन असाइन कर रही हूं, साइन असाइन कर रही हूं, प्लस माइनस प्लस। ये प्लस था तो नेक्स्ट क्या होगा? माइनस। ये माइनस है तो नेक्स्ट क्या होगा? प्लस। ये माइनस है तो नेक्स्ट क्या होगा? प्लस। ये प्लस है तो नेक्स्ट क्या होगा? माइनस। ये प्लस है तो नेक्स्ट क्या होगा? माइनस। ये माइनस है तो नेक्स्ट क्या होगा? प्लस। हर एलिमेंट का साइन आप इस तरीके से असाइन कर सकते हो, हर एलिमेंट का प्लस से शुरू करना है और फिर ऑल्टरनेट करते जाओ, ऑल्टरनेट करते जाओ। तो क्या हमको साइन असाइन करना आ गया है? कुछ नहीं है मैम, मेरा साइन प्लस है तो आसपास वाले सारे माइनस होना चाहिए। ऐसा समझो क्लास में अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो और गर्ल्स बॉयज को अल्टरनेट बिठा रहे हो, तो अगर यहाँ पे गर्ल बैठी हुई है तो इसके आसपास चारों बॉयज होना चाहिए, और अगर यहाँ पे बॉय बैठा है तो इसके आसपास चारों गर्ल्स होनी चाहिए। आगे बात समझ? ठीक है, ऑल राइट, हमने साइन असाइन कर दिया और हम ये समझ गए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हो सकता है डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन। अब करें कैसे? तो मान लो मैं फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपांड कर रही हूं, मैं फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपांड कर रही हूं। तो पहले लिखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, पहली स्टेप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, है ना। फिर ये एलिमेंट जिस कॉलम या जिस रो में है उसको हटा दो, यानी ये कॉलम और ये रो हटाई, ठीक है। ऐसे छुपा लो, हाथ से छुपा लो, छुप गए। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छुप गया। अब जैसे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छुपा, अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 एलिमेंट का एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उस डिटर्मिनेंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से फर्स्ट रो सिलेक्ट की थी, उसका सेकंड एलिमेंट लो अपने साइन के साथ। भाई B1 के ऊपर साइन क्या है? -1। B1 का कॉलम हटाया, B1 का रो हटाया। जैसे ही B1 का कॉलम और रो हटाया, हमको 4 एलिमेंट्स दिख गए, उनको लिखना है अपने साइन के साथ। ठीक है, साइन के साथ नहीं, उनको यूं ही लिख देना है ना। एक बार B1 का साइन ले लिया तो उस डिटर्मिनेंट को बस ऐसे ही लिख दो, उस डिटर्मिनेंट को बस ऐसे ही लिख दो, डिटर्मिनेंट के साइन के साथ लिखना है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट लो, थर्ड एलिमेंट क्या है आपका? C1, उसका साइन क्या है? प्लस। C1 का कॉलम हटाया, C1 का रो हटाया, C1 का कॉलम हटाया, C1 का रो हटाया, 4 एलिमेंट्स दिख गए।
वो 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिख दो, A2 B2 A3 B3। बताओ आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्या किया हमने, है ना? अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना आता है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना आता है तो लिख दो इसका वैल्यू B2C3 माइनस B3C2, है ना? नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू A2C3 माइनस A3C2। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू A2B3 माइनस A3B2। ये आपने फाइनली डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख लिया। कौन से डिटर्मिनेंट का? गिवन डिटर्मिनेंट का ये वैल्यू होता है। बात यह है कि आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से एक्सपांड करो, आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से एक्सपांड करो, ये वैल्यू हमेशा सेम आएगा। इसीलिए हम कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हैं। चलो एक बार सीखने के लिए हम एक्सपांड करते हैं यूजिंग कॉलम 2। कॉलम 2 की हेल्प से एक्सपांड करते हैं, ठीक है? कॉलम 2 की हेल्प से एक्सपांड करते हैं। तो मैं एक बार डिटर्मिनेंट फिर से लिख लूं या यहां से समझ में आ जाएगा? कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है B1 जिसका साइन है माइनस, तो माइनस B1 लिखो। B1 का कॉलम हटाओ, रो हटाओ और नंबर्स को मल्टीप्लाई, नंबर्स का डिटर्मिनेंट लिख दो A2 C2 A3 C3। तो B1 में आ गया A2 C2 A3 C3, ठीक है? कॉलम 2 का अगला एलिमेंट है B2 विथ अ साइन प्लस। B2 के साथ साइन कितना है? प्लस। B2 का कॉलम हटाया और रो हटाया तो आपके पास एलिमेंट्स आ गए A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3। आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है B3, उसका साइन है माइनस। इसका कॉलम हटाया और रो हटाई तो बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट हो गया A1 C1 A2 C2, ठीक है? अब इन डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस B2 इंटू A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस माइनस B3 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है? जब इसको सिंप्लीफाई करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई होगी। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपांड करो सेम आने वाला है ना? प्रोसेस क्या है? आपके पास 3 रो और 3 कॉलम है, यानी 6 ऑप्शन है। इन 6 ऑप्शन में से हमको कोई ना कोई रो या कॉलम सिलेक्ट करना है, उसका एलिमेंट लो विद देयर साइन। उनके मुकुट पे जो साइन लगा हुआ है, ऊपर मुकुट पे लगा दिया है तो साइन के साथ ही लेना है। वो एलिमेंट लिया अपने साइन के साथ, फिर उसके रो और कॉलम के कोई भी एलिमेंट से आपको मतलब नहीं है, उनको हटा दिया। बचे हुए एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट बन रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? तो हम हर बार ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखते, अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं? B2C3 माइनस B3C2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस A1 में, A2C3 माइनस C2 A3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस B1 में। आई बात समझ में? बताओ ये पूरी स्लाइड में कोई डाउट है? ये पूरी स्लाइड में कोई डाउट है क्या? क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ऑल राइट। अच्छा, अगर बात आए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4, अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस चलेगा आपके सिलेबस में। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 नहीं आने वाला है, लेकिन प्रोसेस अभी भी सेम है। जैसे मैं बताती हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4, ठीक है? आई बात समझ में? कोई पूछेगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, मान लो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते तो इसकी वैल्यू क्या है? सेम प्रोसेस है। पहले तो हर नंबर के मुकुट पर उसका साइन लगाओ, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस के नीचे माइनस, माइनस के साइड में प्लस, प्लस के साइड में माइनस, माइनस के साइड में प्लस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन होना चाहिए, ऑल्टरनेट साइन होना चाहिए। आई बात समझ? ठीक है। फिर तुम मान लो कि रो 1 से एक्सपांड कर रहे हो, रो 1 से एक्सपांड कर रहे हो, तो पहले लिखो A1 उसके साइन के साथ, फिर A1 का रो और कॉलम हटाओ, तो जैसे ही A1 का रो हटा, कॉलम हटा, ये कॉलम है, और रो हटा, ये रो है, तो आपको एक डिटर्मिनेंट बनता हुआ दिख गया है ना। बचे हुए 9 एलिमेंट्स का एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस B1, B1 का रो हटाया, कॉलम हटाया, ठीक है, रो हटाया, कॉलम हटाया, तो बचे हुए एलिमेंट्स का एक डिटर्मिनेंट बनता दिख गया, A3 C3 D3, A4 D4 C4 D4। ऑल राइट। तीसरा एलिमेंट लिया उसके साइन के साथ, उसका कॉलम हटाया और उसकी रो हटाई, तो आपके पास एक डिटर्मिनेंट बनता दिख गया A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3, सॉरी C3 नहीं D2 D3, A4 B4 D4। आपने नेक्स्ट एलिमेंट लिया उसके साइन के साथ, उसका कॉलम हटाया, उसकी रो हटाई, तो आपके पास बचे हुए एलिमेंट से एक डिटर्मिनेंट बनता दिख गया A2 B2 C2, A3 B3 C3, A4 B4 C4। ये बन गए डिटर्मिनेंट्स, है ना। अब इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे मैम? इतना सब किया ही इसलिए है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें A1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसमें माइनस उसमें B1 का मल्टीप्लाई, प्लस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसमें C1 का मल्टीप्लाई, प्लस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसमें माइनस D1 का मल्टीप्लाई। आई बात समझ? आ गई बात समझ? अब कोई बोलेगा फिफ्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट, नंबर में फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई होगा, सिक्स्थ ऑर्डर नंबर में फिफ्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई होगा। अब चलता जाएगा। कंसेप्ट समझ गए हो तो आप कितना भी nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी कोई बोले तो तुमको पता है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट में एक n-1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई होगा, है ना। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो जल्दी से कुछ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के देखें हम लोग। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a+1 इंटू a-1 माइनस a+2 इंटू a-2, तो ये आ गया आपके पास a² -1 माइनस a² +4, तो ये आ गया -1 + 4 यानी कि 3। ठीक है, ये फैक्टराइज करने में दिक्कत तो नहीं हुई ना। a² - 4 कैसे लिख दिया मैम? बेटा a + b इंटू a- b होता है a² - b², वही लिखा हुआ है, उसमें एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन बदल गए। आई बात समझ? आ गई बात समझ? चलो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा माइनस साइन थीटा में साइन थीटा के मल्टीप्लीकेशन को क्या मैं खुशी खुशी sin² थीटा बोल दूं? हाँ बोल सकते हैं। अब 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, a + b इंटू a - b, a² - b²। ठीक है, और मैम हमको ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती है कि हम ये बोल पाए कि ये लिखा हुआ है sin² थीटा, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा होता है 1, तो 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, तो ये आहा अपनी मर्जी से ही रबर चल गया। हाँ, तो ये लिखा हुआ है sin² थीटा, जिसमें से माइनस हो रहा है sin² थीटा, तो हम खुशी खुशी बोल देंगे कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 0, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 0। आई बात समझ? आ गई बात समझ?
अरे अब हमारे पास आ गया है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्या इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे? कितनी देर का टाइम दूं? 1 मिनट का टाइम दूं? पर मुझे जब ये लेक्चर चल रहा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का इसके आंसर्स चाहिए। 45 मिनट्स का लेक्चर है, उस टाइम पे मुझे इसके आंसर, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आ रहे, तभी मैं अभी 1 मिनट रुकूंगी। 1 मिनट मैं रुक रही हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालो, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। यस, कोई सा आंसर आया बच्चा? मैम अभी तो डिटर्मिनेंट की स्टेप्स ही नहीं याद हुई है। देखो स्टेप वाइज करते हैं क्वेश्चन, स्टेप वाइज करते हैं। पहली स्टेप, हर एलिमेंट पे उसका साइन चढ़ा दो, है ना। दूसरा स्टेप, कोई रो या कॉलम सिलेक्ट कर लो सॉल्व करने के लिए। वो सिलेक्ट कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगी, है ना। अभी तो कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, रो 1 सिलेक्ट कर लो क्योंकि देखना इजी होता है। रो 1, ठीक है। रो 1 का पहला एलिमेंट लिखा उसके साइन के साथ, बचे हुए डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करना है। तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट क्या है? 3 इंटू 9 यानी 27 माइनस -7 इंटू 6 यानी -42। यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि -7 इंटू 6 को माइनस करना है ना, यानी -42 को माइनस करना है। आई बात समझ में? चलो सेकेंड एलिमेंट लिया उसके साइन के साथ, तो आपके पास बचे हुए डिटर्मिनेंट आ गया -4 इंटू 9 -36 -2 इंटू 6 यानी कि 12। ठीक है बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इनमें ऊपर वाले साइन को इग्नोर करना है, उसकी तरफ नहीं देखना है। उसमें आपको नॉर्मली बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ऊपर साइन क्या है उससे हमको मतलब नहीं है ना, उससे हमको मतलब नहीं है। चलो तीसरा एलिमेंट लिया अपने साइन के साथ, तीसरा एलिमेंट लिया अपने साइन के साथ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 इंटू -7 +28 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6। आई बात समझ? आ गई बात समझ? अब देखो ये क्या बन रहा है, 1 इंटू 27 +42 -2 इंटू 36 और 12 कितना हो गया 48, और साइन क्या रहेगा आपके पास माइनस का, +3 इंटू 28 में से 6 माइनस हुआ तो 22। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 69, 7 और 2 होता है 9, 2 और 4 होता है 6। ये बन गया आपके पास -2 इंटू -48 यानी +96, है ना। और ये बन गया आपके पास +66, 22 इंटू 3। चलो तीनों को ऐड करो तो 12 और 9 होता है 21, 6 और 6 12 और 9 21, और में 2 जोड़े तो 23। ऐड करना तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना बच्चा, ऐड तो कर सकते हो। ऐड किया, आंसर आ गया 231। कितने लोगों का आंसर सही आ गया था? 231, है ना। अब इसको किसी और रो या कॉलम से करो तो भी यही आंसर आना चाहिए। तो यहीं पे होमवर्क नोट कर लो कि इसको सारे रो और कॉलम से वैल्यू निकालनी है, इसकी सारे रो और कॉलम से वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ओके, तो अब हम आ जाते हैं कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट पे। कोई नया टॉपिक नहीं है, बस नाम समझ रहे हैं हम। अभी जैसे हमने डिटर्मिनेंट वर्ड का मतलब समझा, है ना, ऐसे ही कोफैक्टर और माइनर जो है
उनका नाम समझ रहे हैं। देखो कायदे से हम लोग डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या कोई बता सकता है कि ये रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इस तरीके से लिखने से हमको क्या चीज पता चल रही है? इस तरीके से लिखने से हमको एलिमेंट की जगह पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी A23 तो तुमको ये पता रहेगा कि ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना? तो आज के बाद जब भी कोई डिटर्मिनेंट लिखा जाए AIJ तो समझ जाओ इसकी प्लेस क्या है, इसकी प्लेस है ith रो एंड jth कॉलम। यानी कोई फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट में नंबर लिखा हुआ है A31 तो तुम बोल दोगे मैम ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। आई बात समझ में? A22 यानी ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो आप सिर्फ ये देख के एलिमेंट्स की जगह बता सकते हो, एलिमेंट्स की जगह बता सकते हो। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब माइनर और कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है, ध्यान से देखो जरा। माइनर और कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहले मैं लूंगी A11, मुझे इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है ना? A11 इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बताना है। तो मैं बोलूंगी इसका माइनर होगा A22, A33 माइनस A32, A23। जरा देखो और बताओ कि माइनर में मैंने क्या लिखा है, माइनर में मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तुम बोलोगे मैम आपने क्या किया है ना, आपने A11 का कॉलम और रो हटा के बचे हुए डिटर्मिनेंट लिख दिया, उसको आपने बोल दिया माइनर। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? मैंने बचे हुए डिटर्मिनेंट को की वैल्यू को क्या बोल दिया है? माइनर। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं कोफैक्टर, ये भी तुम ही बताना। कोफैक्टर A22, A33, A32, A23। मैम आपने एग्जैक्टली माइनर ही लिखा हुआ है, ये तो एग्जैक्टली माइनर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब तो माइनर और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। होगा। अगले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर लिखते हैं, A12 का माइनर लिखते हैं, A12 का माइनर लिखते हैं। तो A12 का माइनर हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, और इसका कोफैक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। आप बताओ माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है? जिस बच्चे ने बता दिया ना, मतलब रेडी हो रहे हो, धीरे धीरे सोचो जरा क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो याद है हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हुए हर नंबर के ताज पर एक साइन लगाया था, जरा बताओ तो हर नंबर के ताज पर कौन सा साइन था? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही साइन लगे हुए थे, है ना? तो माइनर में हम क्या करते हैं कि उस नंबर का रो और कॉलम हटाकर जो डिटर्मिनेंट बन रहा है उसको माइनर बोल देते हैं। और कोफैक्टर में हम क्या करते हैं कि उस नंबर का रो और कॉलम तो हटाया, लेकिन उसके ताज के साइन के साथ जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसको कोफैक्टर बोलते हैं। उसके ताज के साइन के साथ जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो क्या हर बच्चे को माइनर और कोफैक्टर का मतलब समझ में आ गया? माइनर क्या होगा मैम? अगर A11 का माइनर लिखना है तो कॉलम हटाओ, रो हटाओ, बचे हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को A11 का माइनर बोलेंगे। ठीक है, अगर A11 का कोफैक्टर लिखना है तो उसका कॉलम हटाया, रो हटाया, बचे हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी, लेकिन A11 के ताज वाले साइन के साथ। प्लस का साइन है तो प्लस वैल्यू लिख दी,
माइनस का साइन है तो माइनस के साथ वैल्यू लिखी। ये होता है माइनर और कोफैक्टर, ये होता है माइनर और कोफैक्टर। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक डिटर्मिनेंट में कितने माइनर होंगे? जितने एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है ना। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि आपके पास ये है एलिमेंट्स, ये है माइनर्स और ये है कोफैक्टर्स, है ना। लिखने का तरीका मैं बता रही हूं। तो एलिमेंट्स को अगर आप लिख रहे हो A11 तो उसके माइनर को लिखोगे MA11 और उसके कोफैक्टर को या तो लिखोगे CA11 या फिर लिखोगे कैपिटल A11। ठीक है। अगर आपके पास एलिमेंट है A12 तो उसका माइनर हो जाएगा MA12 और उसका कोफैक्टर हो जाएगा CA12 या फिर कैपिटल A12। A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका माइनर हो जाएगा MA13, MA21, MA22, MA23, MA31, MA32, MA33, CA13, CA21, CA22, CA23, CA31, CA32, CA33। ठीक है। ये माइनर और कोफैक्टर बराबर होते हैं। ये माइनर और कोफैक्टर में एक माइनस साइन का डिफरेंस होता है। ये माइनर और कोफैक्टर बराबर होते हैं, इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस। ये दोनों बराबर, इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस। ये दोनों बराबर, इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस। और ये दोनों बराबर। ठीक है। क्योंकि A12 के ऊपर माइनस साइन लगा रहता है, A21 के ऊपर, A23 के ऊपर, A31, A32 के ऊपर, इन सब के ऊपर माइनस साइन लगा रहता है। तो जिनके ऊपर माइनस साइन लगा है वो माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू अलग हो जाएगी, जिनके ऊपर प्लस साइन लगा है वो माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। एक और चीज पता चल गई, माइनस और प्लस साइन कैसे डिसाइड होता है। माइनस और प्लस साइन किसी पोजीशन का, एक तो मैंने ऑल्टरनेट वाला तरीका बताया था, है ना, ऑल्टरनेट वाला तरीका। और एक अगर मुझे डायरेक्टली ये देखना है तो कुछ मत करो, ये नीचे जो रो और कॉलम नंबर है ना, ये नीचे जो रो और कॉलम नंबर है इनको ऐड कर दो। ऐड करने पर अगर इवन आया तो प्लस साइन, ऐड करने पर अगर ऑड आया तो माइनस साइन। जैसे देखो ये है 2 1 तो 2 + 1 होता है 3, ऑड नंबर तो इसका साइन है माइनस। ये है 3 3, 3 + 3 होता है 6, इवन नंबर तो इसके ऊपर है प्लस साइन, इसके ऊपर है प्लस साइन। ठीक है। यानी कि साइन ऑफ पोजीशन कैसे डिसाइड होता है। अगर मैं बोलूं मुझे साइन ऑफ पोजीशन डिसाइड करना है तो वो हो जाएगा -1 की पावर i + j। रो नंबर प्लस कॉलम नंबर को -1 के ऊपर लगा दो। इवन है तो +1 हो जाएगा, ऑड है तो -1 हो जाएगा। इवन है तो +1 हो जाएगा, ऑड है तो -1 हो जाएगा। बताओ माइनर और कोफैक्टर की चीज समझ में आई या नहीं? माइनर और कोफैक्टर क्या होता है ये बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, क्लियर है? ठीक है। तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं, है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, ध्यान से देखना जरा, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि फाइनली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होती है, मान लो रो 1 से हम लिख रहे हैं, रो 1 से, तो ये हो जाएगी A11 इंटू माइनर ऑफ A11, क्योंकि माइनर क्या था, वो डिटर्मिनेंट था बचा हुआ। ठीक है। माइनस A12 इंटू माइनर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू माइनर ऑफ A13। ठीक है। और अगर कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में देखी जाए वैल्यू, कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में वैल्यू देखी जाए तो ये हो जाएगा A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12। मैम आपने यहाँ प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा कोफैक्टर की वैल्यू निकालते हुए मैं माइनस साइन अपनी मर्जी से लगा चुकी हूं। ये A12 का ही तो माइनस था, तो 2 बार थोड़ी लगाएंगे। A12 का माइनस हमने इस डिटर्मिनेंट में लगा दिया है पहले से ही। ठीक है।
प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13, जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो में उनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट में करके अगर ऐड कर दो तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है. The value of determinant is elements multiplied by their respective cofactors of any row or column. Of any row or column. आई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में माइनर और कोफैक्टर निकालना है. एक क्वेश्चन में माइनर और कोफैक्टर निकालना है. 1 3 4 1. ठीक है, इसमें तुम कैलकुलेट करोगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. ठीक है, माइनर्स के लिए साइन जरूरी नहीं है लेकिन कोफैक्टर्स के लिए साइन जरूरी है. तो चलो ताज लगाते हैं साइन का. प्लस माइनस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के साइड में प्लस. ठीक है ना. अब मुझे लिखना है माइनस. ध्यान से देख माइनर्स. तो देखो 1 का माइनर क्या होगा मैम? 1 का कॉलम हटाओ, 1 का रो हटाओ, तो आपके पास जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट, सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो खुद ही एलिमेंट होता है, तो वो हो जाएगा आपका माइनर. तो इस केस में A11 का माइनर होगा 1. A12 यानी कि जो 3 है इसका माइनर हो जाएगा 4. A21 यानी इस 4 का माइनर हो जाएगा 3. और A22 यानी इस 1 का माइनर हो जाएगा 1. ठीक है, तो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A22, ये आ गए हमारे पास, है ना. चलो कोफैक्टर निकाले. कोफैक्टर निकाले. कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22. क्या हो जाएगा बेटा? कोफैक्टर ऑफ A11 होगा मैम माइनर के बराबर. कोफैक्टर ऑफ A12 हो जाएगा साइन के साथ माइनर. कोफैक्टर ऑफ A21 हो जाएगा साइन के साथ माइनर. और कोफैक्टर ऑफ A22 हो जाएगा माइनर. आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? पूरी तरीके से क्लियर है? कोई भी दिक्कत तो नहीं? ऑल राइट. ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एक बार माइनर और कोफैक्टर निकाले. थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चलो आपके पास डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 -1 0 1 0 2 1. हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है. हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है. ठीक है, मुझे पता है कि A11 है 1, A12 है 2, A13 है 3, A21 है -1, A22 है 0, A23 है 1, A31 है 0, A32 है 2 और A33 है 1. ये चीज में सब क्लियर है? सारे एलिमेंट अपनी पोजीशन के हिसाब से लिख दिए मैंने, है ना. ऑल राइट. अब सबके सर पर ताज लगा दे. सबके सर पर ताज लगा दे. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब मुझे लिखना है माइनर. अब मुझे क्या लिखना है? माइनर. तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा बेटा? मैम A11 का कॉलम और रो हटाओ तो जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा माइनर. यानी 0 इंटू 1 -2 इंटू 1 -1. ठीक है, A12 का माइनर, A12 का कॉलम हटाया, रो हटाया तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट हो जाएगा माइनर. यानी -1 इंटू 1 -0 इंटू 1 -1. ठीक है, तुम भी साथ साथ कैलकुलेट करो ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन या मिस्टेक हो तो तुम पूछ सकते हो. A13 का माइनर, A13 का माइनर मैम कॉलम हटाया, रो हटाया तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट आपका माइनर हो जाएगा.
A21 का माइनर, A21 का माइनर, कॉलम हटाया, रो हटाया, बचा हुआ डिटर्मिनेंट आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है, A22 का माइनर, कॉलम हटाया, रो हटाया, बचा हुआ डिटर्मिनेंट आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। A23 का माइनर, कॉलम हटाया, रो हटाया, बचा हुआ डिटर्मिनेंट आपका माइनर हो जाएगा। 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2 यानी कि 2। भाई 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, है ना। A31 का माइनर, A31 का माइनर, कॉलम हटाया, रो हटाया, 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3। A32 का माइनर, कॉलम हटाया, रो हटाया, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3। A33 का माइनर, A33 का माइनर, कॉलम हटाया, रो हटाया, बचा हुआ डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 -2। ये आ गए आपके माइनर, ये आपके सारे माइनर्स आ गए। कोई बोलेगा कोफैक्टर्स, कुछ नहीं करना है कोफैक्टर्स के लिए। जिन पोजीशन का साइन नेगेटिव है, जिन पोजीशन का साइन नेगेटिव है उसमें कोफैक्टर्स में एक माइनस साइन लगा दो। देखो कोफैक्टर्स में यहीं पर लिख रही हूं, इसका कोफैक्टर हो जाएगा +1 CA12 का। ठीक है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा +4 CA21 का। ठीक है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा CA23 का कोफैक्टर हो जाएगा -2, है ना। CA32 का कोफैक्टर हो जाएगा -4। ठीक है, जिन जिन एलिमेंट्स के सर के ऊपर माइनस साइन लगा हुआ था उनके कोफैक्टर्स में हमने एक माइनस लगा दिया। ठीक है, अब कोई बोलेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो आप बोलोगे A11 इंटू MA1 सॉरी A11 इंटू CA11, A12 इंटू CA12 और A13 इंटू CA13 प्लस कर दो, है ना। या फिर A21 इंटू CA21 प्लस A22 इंटू CA22 प्लस A23 इंटू CA23। आई बात समझ में। तो बेसिकली हमने जो रो और कॉलम हटा के डिटर्मिनेंट बनाया था उसी को माइनर या कोफैक्टर बोलते हैं। फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट में जो कॉलम और रो हटाओगे तो एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा, वो हो जाएगा माइनर। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हटाओ तो एक ही एलिमेंट बचता है, वही हो जाता है माइनर, है ना। और कोफैक्टर में साइन लगा दो। बताओ माइनर और कोफैक्टर ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। हमने अभी तक डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, और माइनर्स और कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये इतनी चीजें पढ़ ली है। इतनी चीजों में जरा सा भी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है किसी कंसेप्ट में? कैलकुलेशन में डाउट मत पूछना बेटा, कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू निकाली है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुमको खुद को करना है ना। वो क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम ही लोग करोगे। तो क्या अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाएं? सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए है क्योंकि डिटर्मिनेंट्स पूरा चलेगा ही इस टॉपिक से, है ना। तो अगर ये जो मैं 8 प्रॉपर्टीज बताने वाली हूं तुमको, 8 प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट 6 है लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर पूरी तरीके से समझ लिया और अप्लाई करना सीख गए तो लाइफ इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की क्या बोलती है? पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक डिटर्मिनेंट आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6
और 7 8 9। अब इसके रो और कॉलम को चेंज करने का मतलब क्या है बताओ? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाए, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाए और थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाए। ठीक है, तो जब मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करूंगी, मान लो ऐसा डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूं, डेल्टा डैश, है ना, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दिया तो मेरे पास नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 4 7। फर्स्ट कॉलम बन गया फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बन गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम बन गया थर्ड रो। आई बात समझ? आ गई बात समझ? इन दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं बोल रही हूं फर्स्ट रो से एक्सपांड करो, तो तुम फर्स्ट रो से एक्सपांड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा +1 इंटू 45 माइनस 48 -2 इंटू 36 माइनस 42 +3 इंटू 32 माइनस 35। ठीक है, आई बात समझ में? इसको मैंने रो 1 से एक्सपांड किया, इसको जरा कॉलम 1 से एक्सपांड कर दो, क्योंकि हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपांड कर सकते, वैल्यू तो सेम ही आनी है। इसको कॉलम 1 से एक्सपांड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा +1 इंटू 45 माइनस 48 -2 इंटू 36 माइनस 42 +3 इंटू 32 माइनस 35। एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है, एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया, है ना। यानी इसको ऐसा ऐसा उठा के ऐसा लिख दिया, ऐसा घुमा दिया। ठीक है, उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। बताओ क्या हमको फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है? क्या हमको फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है? ठीक है, ये सही है। डन डन। ये क्यों यहां पे क्यों बना? इसको तो हटाना था। हाँ, ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है, थोड़ा सा मैट्रिक्स का यूज आ रहा है इसमें, पर मैं बिना मैट्रिक्स के यूज के बताती हूं। एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर ऑड है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। मैम कुछ नहीं समझ में आया, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? देखो बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर तुमने रो और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज किया तो ओवरऑल हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाए। रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज करने पर हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाए, ऐसे डिटर्मिनेंट को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ठीक है, इसमें अगर तुम रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज करोगे तो हर एलिमेंट का साइन बदल जाएगा, हर एलिमेंट का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो चेंज करके देख लेते हैं, चेंज करके देख लेते हैं। डेल्टा डैश हो जाएगा 0 -1 -2, है ना, फिर 1 0 3 1 0 -3 सॉरी, है ना, और फिर 2 3 0। देख लो, मैंने रो और कॉलम को एक्सचेंज किया तो सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया है ना। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट को पहचानने का तरीका है कि ये जो बीच वाले तीनों एलिमेंट्स है ना, इनका साइन इनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तभी तो साइन बदलेगा, तो भी तुम बोल सकते हो कि हाँ साइन बदल गया या नहीं बदला, 0 के आगे प्लस लगे माइनस लगे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे दिखने वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि मैम आपने बोला कि इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा और इसका जो भी वैल्यू आएगा, दोनों का साइन तो ऑपोजिट आ रहा है।
कि ऐसा कोई नंबर है जिसका साइन ऑपोजिट हो, जिसका साइन ऑपोजिट हो फिर भी उसकी वैल्यू सेम हो? केवल 0 है ऐसा नंबर। ऐसा नंबर क्या है? केवल 0 है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि मैम स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होना चाहिए, तभी आप रो और कॉलम एक्सचेंज करो तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी आज के बाद तुमको ऐसा कोई भी डिटर्मिनेंट दिख जाए जिसमें ये वाले एलिमेंट्स, इसको डायगोनल अगर बोल दूं मैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये 0 है और बचे हुए एलिमेंट्स में रो और कॉलम एक्सचेंज करने पर साइन चेंज हो जाता है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट अगर ऑड ऑर्डर का है, ऑड यानी 1 3 5 7, इस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, इवन ऑर्डर का नहीं होता है, इवन ऑर्डर का नहीं होता है। आ गई बात समझ? ठीक है, तो आज के बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखने के बराबर काबिल है या नहीं है, हमको सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट देखना आना चाहिए। तो वो हम समझ गए कि आइडियली स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा, तो मैम डायगोनल वाले एलिमेंट्स में 0 लिखा होगा, यहां ए है तो यहां -a होगा, यहां बी है तो यहां -b होगा, और यहां सी है तो यहां -c होगा। ठीक है, ये 0 है, इसके अबाउट वाले एलिमेंट्स का साइन ऑपोजिट है, अबाउट वाले एलिमेंट्स का साइन ऑपोजिट है। आई बात समझ में? ठीक है, और धीरे से समझेंगे, और धीरे से समझेंगे, मैट्रिक्स जितना पढ़ते जाएंगे, मैंने बोला ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आपस में डिपेंडेंट है। कैलकुलस में तो सारे ही चैप्टर्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं, यहां पे सिर्फ यही 2 है, तो ठीक है, ये 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े, टाइम है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने का, बिल्कुल है, सेकेंड प्रॉपर्टी तो पढ़ सकते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो को आपस में बदल दिया तो उसकी वैल्यू में एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि देखो, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है तुम्हारा a11 a12 a21, सॉरी a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसकी 2 रो को, फर्स्ट 2 रो को ही मैं आपस में बदल दूं तो एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा मेरा, एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा a21 a22 a23 a11 a12 a13 a31 a32 a33। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 4 है तो इसकी -4 होगी, इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी -5 होगी, यानी कि वैल्यू में नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा। इसकी -2 है तो इसकी +2 रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि ओरिजिनली देखो, ओरिजिनली देखो, सारे एलिमेंट्स के सर पे एक साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पोजीशन का साइन होता है ना, पोजीशन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन का साइन हमेशा प्लस होता है। अब इसको अगर मैं रो 1 से एक्सपांड करूं और इसको अगर मैं रो 2 से एक्सपांड करूं, करके देखना, एग्जैक्टली एक माइनस साइन का फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे a11 के ऊपर प्लस साइन है पर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर a12 के ऊपर माइनस साइन है पर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर a13 के ऊपर प्लस साइन है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा वैल्यू में से, तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है मैम, अगर मैंने एक बार ये चेंज किया और फिर एक और बार रो 2 और रो 3 को चेंज कर दिया, अब तो एक और बार माइनस मल्टीप्लाई होगा, और एक और बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैम एक और बार चेंज किया तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस। यानी कि अगर तुम रो और कॉलम को, कॉलम में भी सेम है, कॉलम 1 कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज किया है ना, रो या कॉलम को आपस में इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करो, यानी 2 बार 4 बार 6 बार इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज करो यानी कि 1 बार 3 बार 5 बार, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में माइनस साइन लग जाएगा, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में माइनस साइन लग जाएगा। बताओ आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? जैसे कि देखो
एक डिटर्मिनेंट लिख रही हूं मैं, ए बी सी, बी सी ए बी, और एक डिटर्मिनेंट है सी ए बी सी, बी सी ए। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है के है, कोई के नंबर है, इसकी कुछ वैल्यू है। तो बताओ नीचे वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, नीचे वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? तो मैं बोलूंगी कि एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज करो, है ना। फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया तो मेरे पास आ जाएगा बी सी ए बी सी ए बी। और फिर एक काम करो, फर्स्ट और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज किया तो ये आ जाएगा ए बी सी ए बी। यानी कि इस डिटर्मिनेंट में 2 बार रोज को आपस में इंटरचेंज करके ये डिटर्मिनेंट आया है, 2 बार, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इवन नंबर ऑफ टाइम्स यानी इन दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। अगर एक बार इंटरचेंज करके आता तो वैल्यू माइनस के हो जाता, जैसे कि ये वाला डिटर्मिनेंट ए बी सी ए बी सी ए। अब इसका वैल्यू कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे मैम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में सेकेंड और थर्ड रो को आपस में एक्सचेंज कर दिया, यानी कि वैल्यू में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। यानी हमारे पास आज के बाद कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता है तो उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करके वैल्यू में क्या क्या चेंज आएगा उसको हम बता सकते हैं, है ना। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज पर, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज पर प्लस का प्लस साइन रहेगा, वैल्यू वही रहेगा। ऑड नंबर ऑफ चेंजेस पर प्लस साइन माइनस में बदल जाएगा, प्लस साइन माइनस में बदल जाएगा। क्या हमको सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई? फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया था और बोला था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होने वाला है ना। उससे हमने सीखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसके ऑड ऑर्डर पर वैल्यू 0 होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि रोज को आपस में बदलो तो एक माइनस साइन लगाना है, एक बार बदला तो माइनस साइन, 2 बार बदला तो माइनस माइनस प्लस साइन, 3 बार बदला तो माइनस 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 साइन। जितनी बार बदलो उतनी बार माइनस साइन लगाते जाओ। ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी, ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आज पढ़े, थर्ड प्रॉपर्टी आज पढ़े, सिंपल सी है थर्ड प्रॉपर्टी। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, यानी आज के बाद तुम्हारे सामने एक डिटर्मिनेंट आया जिसकी फर्स्ट रो है 1 2 1, सेकेंड रो है 1 2 1, थर्ड रो है 4 7 8, तो तुम बोलोगे मैम ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए समझ में आया प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत हार्ड वर्किंग काम है, वो हम बहुत एकदम लास्ट रिजॉर्ट की तरह करते हैं कि अब कोई प्रॉपर्टी लगी नहीं सकती, वरना प्रॉपर्टी देख के ही आधे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकल जाएगा। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ हम लोग 6th प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद करेंगे, है ना। 6th या 7th है वो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो अगर आइडेंटिकल होती है या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है बेटा? उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब तक। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 हमने अच्छे से पढ़ ली है ना? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं हमने, तो मेरे ख्याल से डीपीपी भी नहीं आओगी, क्योंकि डीपीपी भी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद ही असली क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट होती है। लेकिन बच्चा मैं ये चाह रही हूं कि तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, यानी कि मेंस, एडवांस और बोर्ड्स तीनों के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी चले। तो अभी के लिए तुम्हारा जो होमवर्क है भाई, क्लास नोट्स रिवाइज करना वो तो मैंने पूरा समझा ही दिया है ना। उसके अलावा तुम्हारा होमवर्क है,
तुम्हारी एनसीईआरटी सबके पास होगी, है ना? एनसीईआरटी का अगर किसी दूसरे बोर्ड से हो तो उसमें भी डिटर्मिनेंट चैप्टर होगा ना, उसमें डिटर्मिनेंट की फाइंड द वैल्यू और माइनर और कोफैक्टर वाले क्वेश्चन करने। कौन से? फाइंड द वैल्यू और माइनर और कोफैक्टर, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7, 8 ये करना है, ठीक है? एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करना है। साथ साथ करोगे तो तुमको बोर्ड्स के लिए फिर अलग से एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? और ये प्रैक्टिस है, ये बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस है, ताकि देखो हम जब यहाँ पे हम क्लास में बोर्ड्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिपीटेटिव और इजी होते हैं। हमको मेंस और एडवांस के हिसाब से प्रिपेयर होना है, जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जो बेसिक प्रैक्टिस की बात रहती है ना, कि एक टाइप के क्वेश्चन कर करके स्पीड बनाना, वो आपका इन्हीं बुक्स से हो पाएगा। तो अपने बोर्ड्स की जो भी बुक है उसमें फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये वाले क्वेश्चंस, और साथ ही साथ माइनर्स और कोफैक्टर्स वाले क्वेश्चंस। माइनर्स और कोफैक्टर्स भी निकालना आ गया है, तो ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं बच्चा लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।